ये जब हादसा हुआ है तब 15 से 16 सेंटर्स को बंद किया गया। दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है अब वो कह रहे हैं कि हम अब एजुकेशन बिल लाएंगे जिसपे कवर करेंगे ये सारे कोचिंग सेंटर। जब हादसा हो जाता है तब ये लोग जगते हैं। परिचयों का अब समय बाकी नहीं है क्योंकि समय काफी ज्यादा निकल चुका है। 5 दिन बीत चुके हैं। राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण था और अभी तक में दोषी कौन, इसके पीछे का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। जो टीचर्स अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने के बाद, आईएएस बनने का एक बहुत बड़ा सपना दिखाने के बाद और उस सपने को बेचने के बाद सेलिब्रिटी बने हैं, वो अब क्षमा प्रार्थी हैं और बच्चों के बीच जाने से भी वो अभी तक घबरा रहे हैं और नेशनल टीवी पे आकर वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अब जाएंगे बच्चों के बीच में जब बच्चों का आक्रोश फूट चुका है। इस पर गहन चर्चा करते हैं। राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ वो कहीं भी हो सकता है और इससे पहले कई हादसे भी हुए हैं, लेकिन इसके पीछे का असली वजह या असली अपराधी कौन है, इस पर बात करने वाले हैं आज। आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे और मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं देवव्रत मिश्रा जी, जिनसे हम पॉलिटिकल कई चर्चाएं कर चुके हैं और आज की इस खास चर्चा में उनका स्वागत करते हैं। सर, आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा, एक विशेषज्ञ से मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम नागरिक से बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक पिता से बात करना चाहती हूँ। आप एक पिता के नाते क्या अपने बच्चों को इस तरीके की जगह पर भेजेंगे जहाँ पर सपने तो बेचे जा रहे हैं लेकिन इस तरीके का कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि इस तरह की चीज़ हुआ जिसमें 3 परिवार के 3 चिराग बुझ गए जो मतलब एस्पायरिंग कैंडिडेट्स थे आईएएस बनने का। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, पहले से अगर हम देखेंगे तो कोटा से लेके दिल्ली में ही बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए और इस तरह के हादसा हो जाता है और ये होता क्यों है? इसमें बहुत सारे लोगों की गलतियां हैं। मैं एज ए फादर भी बोलूँगा कि हम पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे किस हालत में वहाँ रहते हैं, किस हालत में वहाँ पढ़ते हैं, किस हालत पे उसका सराउंडिंग क्या है, किस रूम में रहते हैं, क्या साइकोलॉजी के साथ जीते हैं और किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पैसा तो लेने के लिए सारे तैयार बैठे हुए हैं। आज के डेट पे आप जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर देखेंगे ये सारे एक अभी जैसे आपने कहा सपना बेच रहे हैं। उनका मतलब है इतने लाख का चेक ले लो, पैसा आ गया, उनका काम खत्म। फिर उसके बाद वो ये नहीं देखते हैं कि किस तरह से इनको क्या फैसिलिटीज दिया जाए, किस तरह से, और जो सक्सेसफुल हो जाता है उसका फोटोग्राफ सारे कोचिंग सेंटर वाले अपने अपने उसमें लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं, बिल बोर्ड में लगाते हैं। तो ये हो गया एक बात। अब हम आते हैं कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। आपको मैं बताऊं 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे दिल्ली के मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और आपके लक्ष्मी नगर यहाँ रहते हैं और पढ़ते हैं। कोचिंग हब है ये मेजर कोचिंग हब है। एंड अगर आप कभी जाके इस एरिया को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस हालत में इनको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल इनके पास कोई गाइडलाइंस भी नहीं है। जैसे आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको स्कूल से कॉलेज है, उनके पास फैसिलिटीज है सारे कुछ, इनके पास उस बच्चे तो इतने ज़्यादा हैं पर उस तरह का कोई भी गाइडलाइन इनके लिए नहीं है। तो वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर भी यही हादसा हुआ था जब मुखर्जी नगर में एक संस्कृति कोचिंग सेंटर था जिसमें आग लग गया था। हाई कोर्ट ने सो मोटो इसका लिया एंड उसके बाद सीलिंग एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था। जितने भी इलीगल कोचिंग सेंटर थे उनको सील कर दिया गया, बट वो सीलिंग का हुआ क्या, 15 दिन 20 दिन के बाद फिर वो सारे खुल गए। तो ये एक ऐसा चीज चल रहा है जिसमें हैंड इन हैंड ये सारे काम कर रहे हैं। ये एमसीडी हो गया, पुलिस हो गया, आपके फायर क्लियरेंस वाले हो गए, ये सारे एंड गवर्नमेंट हो गया एंड अथॉरिटी हो गई, ये सारे हैंड इन हैंड इस पे चलते हैं। बिकॉज कोचिंग सेंटर हैज बिकम ए बिग 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 बिजनेस। अब ये सारे कॉर्पोरेट्स इसमें पैसा लगा रहे हैं।
पहले ऐसा होता था कि छोटे लेवल पे कोचिंग अब सेंटर चलता इनके था। आईपीओज आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल। शेयर मार्केट में खुल रहे हैं Exact. इनका शेयर खरीदो बैठ के। तो जहाँ कॉर्पोरेट पैसा लगाने लग गया है तो इसका ये एक अलग डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। तो इसमें इतना ये हादसा मुझे नहीं लग रहा है कि ये पहला और आखिरी है। जब तक अथॉरिटी एंड पुलिस एंड एमसीडी ये सारे अगर इस पे काम ना करें मिलके, अब तो बिकॉज ये हो गया और इतना ज़्यादा रोष है सब में, इसलिए मध्य प्रदेश से लेके यूपी से लेके हर जगह पे Right. अब इसके ऊपर काम हो रहा है। आज को अगर बताऊं आपको, कल नोएडा में जी 3 सेंटर ये हुआ है, सील हुआ है। बट ऐसे भी देखने में मिला है बेसमेंट में ओनली पार्किंग का परमिशन है और वहाँ पे ऑफिस चल रहा है। ये जब हादसा हुआ है तब 15 से 16 सेंटर्स को बंद किया गया है और टीचर्स आकर कृतज्ञ हो रहे हैं एमसीडी का कि उन्होंने हमारे सेंटर्स बंद कर दिए हैं और दूसरों को भी ये बता रहे हैं कि हम क्षमा प्रार्थी हैं बच्चों के बीच, अब हम जाएंगे, बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहला सवाल ही यही होगा, इतने दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, टीचरों से बात की जा रही है, अलग अलग सोशल मीडिया पे एमसीडी नेताओं से, अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं, अपराधी कौन है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, हर आदमी हर संस्था दूसरे संस्था के ऊपर ब्लेम करेंगे। अभी हम दिल्ली का ही केस ले लेते हैं। दिल्ली में लास्ट मंथ इस राउस में जहाँ पे ये हादसा हुआ है, लास्ट मंथ उसको फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दिया था। तो लास्ट मंथ कैसे उसको एनओसी मिल गया, और जब एनओसी मिला है मतलब उसका मतलब यह है कि वहाँ पे कोई पब्लिक एक्टिविटी नहीं हो रहा था। तो जब इसको एनओसी दिया गया है मतलब ये है कि तब भी उनको पता था कि यहाँ पे क्लासेस हो रहे हैं, तब भी जाके एनओसी दिया गया। तो होता क्या है, जब ये होता है तो अथॉरिटी भी, एमसीडी भी इसके साथ जुड़ा होता है, गवर्नमेंट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब क्रेडिट लेने के टाइम होता है तब आम आदमी, यहाँ पे जैसे दिल्ली का केस ले तो एलजी आगे आ जाता है क्रेडिट लेने के लिए, और नहीं तो आम आदमी पार्टी आ जाता है क्रेडिट लेने के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहता है भाई ये हमारा है। बट जब इस तरह की चीजें होती है तब इनमें से सब ब्लेम गेम में ही लग जाते हैं, सब आरोप प्रत्यारोप पे लगे रहते हैं। तो अभी भी के केस पे यही हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं, जस्ट अभी बारिश से, जब एक बारिश हुआ था, बारिश के बाद ही एक करंट लग के एक बच्चे का डेथ हुआ था। राइट। सो ये डेथ खाली डेथ ही नहीं है, एक फैमिली का एक पूरा होप, एस्पिरेशन सब कुछ खत्म हो जाता है इसके साथ। तो इसको लेके सबको संज्ञान लेना है, उस पर काम करना है। बट यहाँ पे सब ब्लेम गेम ही चल रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, अब वो कह रहे हैं कि हम अब एजुकेशन बिल लाएंगे जिसपे कवर करेंगे ये सारे कोचिंग सेंटर को। अब लेके आएंगे। जब हादसा हो जाता है तब ये लोग जगते हैं और कुछ ही दिन के लिए जगते हैं, उसके बाद फिर वही काम करते हैं जो चलता जा रहा है। बिल्कुल। अब भी जैसे सीलिंग वाला चल रहा है कि अभी बंद कर रहे हैं जी। आप ही जानते हैं कि कितने दिन तक ये चलेगा, उसके बाद 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद वापस शुरू होने वाला है। बिल्कुल। अब बात करते हैं बिल्डिंग बायलॉज के बारे में। बड़े एक टीचर हैं जो एक बड़ी संस्थान के सामने आए और उन्होंने अपना ज्ञान जो है सामने रखा बिल्डिंग बायलॉज को लेकर। बिल्डिंग बायलॉज क्या कहता है? क्या आप बेसमेंट में बच्चों को बिठाकर आप कोचिंग चला सकते हैं, इंस्टीट्यूट चला सकते हैं? बिल्डिंग बायलॉज ये कहता है कि आप बेसमेंट में ऑफिस चला सकते हैं, कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका वहाँ पे 4 एग्जिट होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए और आपका सेफ्टी मेजर सारे होना चाहिए। मतलब आपके पास सारे डिपार्टमेंट से परमिशन होना चाहिए, तब जाके आप बेसमेंट में एक्टिविटीज कर सकते हो। बट कोचिंग सेंटर चला सकते हो बट क्लासरूम नहीं चला सकते जी। आप ऑफिस खोल सकते हैं, कोचिंग सेंटर का ऑफिस खोल सकते हैं। तो इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। ये लोग जब पकड़े भी जाते हैं, ये लोग तब ये कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे ऑफिस है, हम क्लासरूम नहीं चलाते हैं। अच्छा। एंड नेक्स्ट डे से फिर वही क्लास चलते हैं। तो क्योंकि क्या है, इनके पास कोई अबाइडिंग रूल नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे इतने सारे बच्चों को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो बेसमेंट में लाइब्रेरी उसके अंदर बना के, यहाँ तक ऐसे हालत होता है कि बच्चे को अगर उठ के बाथरूम भी जाना है तो दूसरे बच्चे को खड़ा होना पड़ता है, तब जाके वो उठ के जा पाता है। तो इस तरह का सीन है। तो बेसमेंट का जो बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज है, वो ये नहीं कहता है कि आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास सारे डिपार्टमेंट से परमिशन हो, फायर से परमिशन हो, एनओसी हो, एंड पुलिस से एनओसी हो, हर चीज से हो।
तब जाके आप कर सकते हो, बट क्लासरूम नहीं चला सकते। ठीक है, अब एक और सवाल ये है कि जब अब टीचर्स आ रहे हैं, चुप्पी तोड़ रहे हैं, प्रशासन काम कर रही है, बच्चे जब आक्रोशित हुए हैं, ज़मीन पर आए हैं कि अब प्रदर्शन वो लगातार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने दिनों तक ये चल सकता है? देखिए, इस बार मीडिया को भी इसके ऊपर बहुत हल्ला करना है, एंड सोशल मीडिया तो है, एंड सोशल मीडिया और मीडिया अगर इस पे लगातार कैंपेन करते रहें तो फिर इसमें जरूर कुछ समाधान निकलेगा। जब कोटा में, आपको याद होगा, जब कोटा में सुसाइड केस बहुत बढ़ गया था लास्ट ईयर, बिल्कुल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको संज्ञान में लिया और उसके बाद उन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया, बट अभी तक हमारे कोचिंग सेंटर को लेके कोई गाइडलाइन इशू नहीं हुआ है। मतलब जो नॉट गाइडलाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ, वो नहीं इशू हुआ है। एक बार कपिल सिब्बल ने यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे उन्होंने कोशिश किया था, जो नहीं हुआ। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, और इंडिया गवर्नमेंट में भी अभी तक उसके ऊपर कोई लॉज नहीं आया हुआ है। बट इट इज हाई टाइम कि कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए लॉ आना चाहिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, एक बहुत बिग सेगमेंट बन चुका है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए चाहिए ही चाहिए अभी लॉज। अब ये कमर्शियल चीज़ों की तरफ बढ़ता जा रहा है, अब ये छोटी चीज़ नहीं बाकी रही है, बड़े बड़े जैसे राउस को ही देख लीजिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कोई प्रॉपर ऑफिस चलता हो वैसा कुछ बना हुआ है। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जैसे आपने बताया कि ब्लेम गेम चलता है, अब अपनी बारी आई है, गलती मानने की बारी आई तो एलजी ने परमिशन नहीं दी, केंद्र सरकार की गलती है या राज्य सरकार की गलती है? इसमें किसकी गलती है, यही जानना है कि केंद्र सरकार की गलती है या राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसकी गलती? केंद्र सरकार का जो काम है, उसने रेगुलेशन, रूल, लॉज पास कर देते हैं, बट ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो फॉलो करेंगे, फॉलो करने की नहीं करना है उनके ऊपर आता है। तो जनरली जैसे उन्होंने गाइडलाइंस भी दे दिया था जब कोटा में ये हुआ था जी, बट बहुत सारे स्टेट उसको फॉलो नहीं किए, तो वो रह गया। तो दिस इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट, उनको फॉलो करना है। एंड इसका सोल्यूशंस भी है, ये है कि भाई अगर आपका कोचिंग सेंटर्स को आप इतना बड़ा मीडियम बन चुका है, तो इनको भी उस तरह से गाइडलाइन होना चाहिए जैसे स्कूल कॉलेज के लिए जी। उनको भी वही सारे फैसिलिटीज देना चाहिए जो स्कूल एंड कॉलेजेस के साथ है। स्कूल एंड कॉलेजेस का सेकेंड हाफ में उनका बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे ये लोग जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे करा सकते हैं। दिस इज हाई टाइम कि मेजर्स होना चाहिए, एंड ब्लेम गेम से तो कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और अगर ये फिर अभी जो हुआ है सिचुएशन, अगर ये थोड़े दिन और इसमें हल्ला ना हो या उसमें कोई और आवाज नहीं निकले, तो फिर ये चुपचाप फिर रह जाए, फिर बंद हो जाएगा। तो अभी तो टाइम है कि सुप्रीम कोर्ट को शो मोटो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, एंड इसके ऊपर कमेटी बैठना चाहिए। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि एक डीएम रिपोर्ट आना है, कमेटी बनना है जी जी। तो कमेटी खाली बनने से नहीं होगा, वो काम तो भी करना काम होना चाहिए, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। इधर हुआ है, राजेंद्र नगर में हुआ है, कल मुखर्जी नगर में फिर होगा, फिर लक्ष्मी नगर में होगा, हर जगह पे ये केस फिर ना स्थिति फिर आती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत खास जानकारी दी आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, लेकिन सार ये है कि राजनीति लोग अपनी चमकाते रहेंगे, ऐसे ही लगातार चर्चाएं होती रहेंगी, ऐसे ही टीचर्स अपने आप को चमकाएंगे, अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने में लगे रहेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। आपके बच्चों की जान ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जो सपने बेच रहे हैं वो लोग ज़्यादा ज़रूरी है? उन लोगों की बात पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरीके की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। तो आप माता पिता होने के नाते हर चीज़ को खुद जाकर रिव्यू कीजिए और इस तरीके की घटनाओं से और आने वाली जो संभावनाएं हैं उनसे बचने की कोशिश कीजिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।